Hello, my dear students. Welcome back in my YouTube channel Educators Biology. हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं बहुत सिंपल वे में, ताकि हर एक पॉइंट्स आपको अच्छे से डिलीवर हो पाए, आप अच्छे से समझ पाएँ, उसको पढ़ सकें, ताकि आने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएँ। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो लेक्चर हमारा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होंगे। उसके बाद हम एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे। तो अगर आपको ये पढ़ना है ये सब टॉपिक, तो आप इस पूरे वीडियो लेक्चर में बने रहिए मेरे साथ, और हम एक 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें वेरी सिंपल वे में कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अभी हम लोग अपना इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एनाटॉमी है उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। जबकि अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते तो वो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जाता। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। दूसरा है यहाँ पे एन ग्रू जो हैं वो उनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोला जाता है। के चौधरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि सेल और सेल से टिश्यू बनता है। बहुत बेसिक से पॉइंट, आपको सबको बहुत अच्छे से चीज़ें पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये देखो, जो सेल होती है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग होती है, और सेल से ही बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो जो टिश्यू होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है वो कॉमन होती है, और जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन क्या ये बात हम सबको पता है कि जब किसी सेल से कोई टिश्यू डेराइव होता है, तो क्या हर एक सेल जो कि टिश्यू के अंदर फंक्शन, अब ये टिश्यू जो होगा ये कोई ना किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, क्या उस फंक्शन जो ये टिश्यू परफॉर्म कर रहा है हर एक सेल में वही फंक्शन है? क्या हर एक सेल उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है? तो हम बोलेंगे नहीं। ये जो टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होने की वजह से फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सेल की बात करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल क्या वही सेम फंक्शन को कर पाएगी, तो नहीं, आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, बट एराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम। लेकिन उनके इंटरेक्शन की वजह से एक नई प्रॉपर्टी बनती है जो वो सारी सेल्स मिल के करती। अब बात आती है जो टिश्यू है, टिश्यू को हम लोग कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पे दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लिविंग होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू जो कि लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और इनका काम होता है बस ये डिवीज़न करते हैं। इनके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न होती है, तो ये डिवीज़न ही परफॉर्म करते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं, और इनके पास लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न, मतलब ये इनके पास जो डिवीज़न की कैपेसिटी होती है वो ये लॉस कर चुके होते हैं, अब डिवाइड नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट बात करेंगे, इनके पास इमेच्योर सेल से कंपोज्ड होते हैं, जबकि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो मैच्योर सेल से कंपोज्ड होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, तो ये क्या है, ये नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न करना। जबकि परमानेंट का काम क्या होता है, ये किसी फंक्शन को अडाप्ट कर लेते हैं, तो ये डिवीज़न नहीं करते, इसीलिए पॉइंट होता है लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर को देखो आप, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल का स्ट्रक्चर। और जब आप इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल को बनाएंगे तो आप देखो कहीं भी ये सेल्स डेंसली पैक्ड है, कंपैक्टली पैक्ड है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं बन पा रहा है।
ICS यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो ये पॉइंट भी हम नोट करेंगे। चलो अब यहाँ आप देखें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इमेच्योर सेल से बने होते हैं। इनकी जो प्राइमरी वॉल होती है उस पे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, उस पर किसी चीज़ का कोई डिपोजिशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी वॉल है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल थिन है क्योंकि उस पर कोई किसी सब्सटेंस का डिपोजिशन है नहीं, जिस वजह से वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिस वजह से उसमें एक इलास्टिसिटी आ जाती है। अब बात करेंगे जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी होगी, क्योंकि थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो सेलुलोज की बनी होगी। और इसके पास बहुत सारे अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, क्योंकि ये मान लो सेल है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में यहाँ पे इनकी सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं, जो कि सेल में आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वहाँ पे कोई सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता। अगर सेकेंडरी डिपोजिशन मान लो होता तो सेल वॉल कैसी होती है, थिन ना होके कैसी थिक हो जाती, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट, उभरा हुआ जिसको बोलते हैं, प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। उनका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है और प्रोमिनेंसी होती है उसमें। और जो वैक्यूल की बात करें, यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट होती है, लेकिन बाई चांस अगर कभी पाई जाती है, इफ प्रेजेंट, देन दे आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी होती है। वजह क्या होती है, क्योंकि इन सेल्स के पास स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो स्टोर करेंगे क्या, स्टोर करने के लिए इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि स्टोर करें। तो स्टोर करना नहीं है तो स्टोरेज ऑर्गन भी की ज़रूरत भी नहीं है। वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ पे स्टोर कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स होती नहीं है, अगर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती हैं। और रिजर्व फूड अब्सेंट होता है। क्यों, मान लो ये एक सेल है, इस सेल के पास रिजर्व फूड आया, इस रिजर्व फूड को ये कन्वर्ट कर लेती है एनर्जी में, ये एनर्जी बना लेती है, तो रिजर्व फूड मटेरियल के पास बचता ही नहीं है, क्योंकि बहुत हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं। तो इस वजह से जितना भी रिजर्व फूड यहाँ पे आता है ये जल्दी से उसको यूज़ कर लेती हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी स्टोरेज के लिए नहीं बच पाता। बात करते हैं प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होते हैं अब्सेंट होते हैं इफ़ दे आर प्रेजेंट, अगर मान लो प्रेजेंट भी हुए, जैसे वैक्यूल की बात हो रही थी, तो वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होंगे। यानी प्लास्टिड की जो सबसे प्रिमिटिव स्टेज होती है, प्रोप्लास्टिड स्टेज, वहाँ पे पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसे मैं आपको सेल दिखा रहा था, अगर सेल की आप बनावट को देखें, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स को देखें, तो आपको एक तरह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बन ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले मेरिस्टम जान लें कि मेरिस्टम होता क्या है। मेरिस्टम लोकेलाइड रीजन में होता है और एक्चुअल सेल डिवीज़न इसी में होता है। इन्हीं में सेल डिवीज़न की, यानी सेल डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है, उसको मेरिस्टम बोलते हैं। अब मेरिस्टम की बात करें, मेरिस्टम ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप के हमें मिल जाएंगे, एक प्रोमेरिस्टम, एक प्राइमरी मेरिस्टम और एक सेकेंडरी मेरिस्टम। जनरली हम प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम की ही बात करते हैं। कई बार प्रोमेरिस्टम हमें याद ही नहीं रहता या भूल जाते हैं, या हमें इतना बहुत ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता, लेकिन होता तो है ही प्रोमेरिस्टम। अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझ लें कि जो प्रोमेरिस्टम होता है इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सीड के अंदर पाया जाता है। एम्ब्रियो तो सीड के अंदर ही पाया जाएगा, तो ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होता है, एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है, और ये इसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम से ही प्राइमरी मेरिस्टम डिराइव होता है। जब प्राइमरी मेरिस्टम डिराइव हो चुका होता है, प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, इनके डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है, और सेकेंडरी मेरिस्टम की रीडिफरेंशिएशन से क्या बनते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राइमरी मेरिस्टम, तो ये हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो किसी सीड के अंदर पाया जाता है।
कैसे? सीड के अंदर प्रोमेरिस्टेम होगा, प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम ड्राइव होता है, और जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम से सीडलिंग ग्रो होता है तो एक नया प्लांट धीरे धीरे इसी से बनता जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो सीड के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट इनसाइड द सीड। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के? प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी श्याम, रूट एपिकल मेरिस्टेम यानी राम, आप राम बोल सकते हैं, रैम बोल सकते हैं, तो राम और श्याम बोला जाता है। ये दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये होते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। जबकि इसी में जब डिफरेंशिएशन होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में, तो डिफरेंशिएशन से मिलता है हमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पास डू नॉट डिवाइड, ये तो डिवाइड करेगा नहीं, तो क्या करता है? स्टार्ट फॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को स्टार्ट कर देता है परफॉर्म करना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास कॉर्टेक्स हो सकता है, जाइलम होगा, प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी मेडुलरी रेज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल जाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हॉट पॉइंट है। हॉट पॉइंट का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किस में पाए जा रहे हैं? दोनों में, मोनोकॉट में या डाइकॉट में। अब जब प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, जब उनका डी डिफरेंशिएशन होता है, यानी ये रिगेन करते हैं पावर ऑफ डिवीजन, तो ये तो डिवाइड कर नहीं रहा था, तो ये डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ गई डिवीजन की, तो इनके अंदर डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है और ये पावर को फिर से रिगेन करते हैं, डिवीजन के पावर को, और फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को फॉर्म करते हैं। ये कब बनते हैं? फॉर्म्स ऑन डिमांड, जब डिमांड होती है तो ये बनते हैं। डाइकॉट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये मोनोकॉट में एब्सेंट होगा जबकि डाइकॉट में पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो हमारे पास कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फेलोजन बोलते हैं, या वेस्कुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन, ये इसके होंगे एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं जो मेरिस्टेम होते हैं, पोजीशन के बेसिस पे, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती ताकि हमें बताती किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। अब इसको हम डिटेल में करेंगे तो चीज़ें और हमारी क्लियर होंगी। तो यहाँ पे ये ज़रूर पॉइंट्स हमें समझ लेना है कि जो एपिकल होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, वो दोनों में पाया जाएगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। ठीक है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा ये ओनली मोनोकॉट में पाया जाता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ओनली डाइकॉट में पाया जाता है। तो ये दोनों में पाया जाएगा, ये मोनोकॉट में पाए जाएंगे इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, और डाइकॉट में पाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें याद करना है, याद रखना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। अब बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब जो एपिक्स पे पाया जाता हो, एपेक्स, जो एपेक्स पे पाया जाता हो, और ये एपेक्स जो होता है ये सूट का एपेक्स हो सकता है, ये रूट का एपेक्स हो सकता है। तो शैम सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट के एपेक्स पे हो या शूट के एपेक्स पे हो, ऐसे हम मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट हमने बात कर ली है। इनसे प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो होते हैं प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। प्लांट ऑर्गन्स की बात करें या प्लांट को हमेशा लेंथ में इंक्रीज करवाते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम के सबसे टिप पे रूट कैप पाई जाती है, जैसा हम सबको पता है। एग्जाम्पल यहाँ पे रूट एपेक्स की बात है, सूट एपेक्स की बात है,
रूट एपेक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपेक्स पे सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है कि यहाँ पे सूट के सबसे एपेक्स वाले रीजन पे हमें सूट एपिकल मेरिस्टेम मिलता है, तो हम इसको मान लेते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम है, और एपिकल मेरिस्टेम मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम, हम इसको सूट एपिकल मेरिस्टेम बोले या एपिकल मेरिस्टेम बोले, जो कि प्राइमरी होता है। अब इसके नीचे यहाँ पे कुछ लीफ प्राइमोडिया बनते हैं, लीफ प्राइमोडिया जो आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन करेंगे, लीफ प्राइमोडिया जो आगे चल के एक नई लीफ का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जब एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा होता है तो कुछ सेल्स उसके पीछे छूट जाती, सम डिवाइडिंग सेल्स लेफ्ट बिहाइंड गिव एक्सिलरी बड, जो एक्सिलरी बड को फॉर्म करती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स हैं, और इनसे या तो ब्रांच बनेगी या फिर फ्लावर डेवलप होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक एक्सिलरी बड बन गई, किससे, किन सेल से, इन्हीं सेल से, सम डिवाइडिंग सेल्स जो पीछे छूट गई थी, ये एक्सिलरी बड बनाती हैं, और यही एक्सिलरी जो बड्स होती हैं डेवलप इनटू ब्रांच और फ्लावर, या तो ब्रांच बनाएंगी या तो फ्लावर के अंदर डेवलप होंगी। लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी जो लीफ होती है, लीफ हमेशा और हमेशा एपिकल मेरिस्टेम से ही बनती है, तो लीफ ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो एक्सिलरी बड की बात पूछी जाए तो ब्रांच और फ्लावर बनाएंगी, जबकि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो लीफ फॉर्म करेंगे। ओके, गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि एक रूट है, यहाँ पे मैंने एक रूट के स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। रूट के सबसे टिप पे रूट कैप पाई जाती, जो कि एक्वेटिक प्लांट में अब्सेंट होती है, एक्वेटिक प्लांट में नहीं पाई जाती। उसी के जस्ट नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम का नाम दिए, ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो बीच में ये देखो एक सेंट्रल सिलेंडर बन रहा है, और साइड में कुछ सेल्स एपिडर्मिस बना रही हैं, तो ये प्रोटोडर्म डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस को फॉर्म कर रही हैं। ये एपिडर्मिस को फॉर्म कर रही हैं कौन, प्रोटोडर्म। बीच में सेंट्रल सिलेंडर है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये बहुत बेसिक सा एक स्ट्रक्चर था जो से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि प्रोटोडर्म क्या होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड करती है तो सेंट्रल सिलेंडर बनता है, सेंट्रल सिलेंडर होता क्या है, उसमें क्या चीज़ पाई जाती है, ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होगी। और रूट कैप जो कि एक्वेटिक प्लांट में अब्सेंट होती है, बाकी प्लांट में, टेरेस्ट्रियल प्लांट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेम्स होते हैं जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन ये पाए कहाँ जाएंगे, बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट द बेस ऑफ लीफ या बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट्स स्टेम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा मोनोकॉट में पाए जाएंगे, और ऑन ईदर साइड ऑफ नोड, नोड के ईदर साइड पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, बेम्बू मोनोकॉट है, शुगर केन मोनोकॉट है, मिंट्स क्या है, मोनोकॉट है। ये ग्रासेस में पाए जाते हैं ताकि ग्रासेस क्या कर सके, रीजनरेट कर दे। कैसे, हम अपनी गाय को ले जाके छोड़ दें, वो घास खाएगी, भैंस को ले जाके छोड़ दे, गाय खाएगी, चाहे काऊ हो चाहे बफेलो हो, ये क्या करेंगे, काऊ जब खाते हैं, ग्राजिंग एनिमल्स कोई भी हो, जब घास को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, ग्राजिंग करते हैं, उस समय उसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये लीव्स खा लेते हैं, और ये देखो कुछ ही दिनों में फिर से रीजनरेट कर जाती, फिर से ग्रो कर जाती, क्योंकि वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लो शुगर केन स्टेम की बात करें, तो शुगर केन स्टेम में आप देखो यहाँ पे नोड और इंटरनोड पाया जाता है, ये नोड हो गए और बीच बीच में इंटरनोड पाए जाएंगे। अब इंटरनोड जो होते हैं उसमें होती हैं परमानेंट सेल्स, जो नोड होती हैं, नोड पे होती हैं डिवाइडिंग सेल्स। तो जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वही इंटरकैलरी मेरिस्टेम को फॉर्म करती हैं, वही इससे इंटरनोडल इलांगेशन भी होता है, नोड की लंबाई बढ़ जाती है। ये नोड जो इतना छोटा का भी दिख रहा है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये नोड्स यहाँ तक बढ़ जाएंगे, ये लंबे हो जाएंगे। तो इंटरनोडल इलांगेशन भी यही करवाते हैं। रिस्टोर प्लांट पार्ट व्हेन ग्राजर ईट एपिकल मेरिस्टेम,
जब ग्रास को खा लेगा तो रिस्टोर करवाते हैं उस पार्ट को, ठीक है ना। अब बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये लाइफ में बहुत पहले दिखते हैं और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी में कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ हमें पता है कि एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनका दोनों का काम है इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करना, प्लांट ऑर्गन्स की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं इनकी पोजीशन लेटरल होती है, नाम ही लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल साइड में पाए जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ओरिजिन में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, मोस्टली सेकेंडरी ओरिजिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ओरिजिन में पाए जाते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इन ओरिजिन होते हैं, लेकिन हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, मोस्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन, मोस्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ठीक, कैसे कैसे इस चीज़ को देखें। देखो ये बात हमें पता है, मोनोकॉट में एब्सेंट होंगे, डाइकॉट में प्रेजेंट होंगे। सर्कमफेरेंस को बढ़ाएंगे क्योंकि गर्थ बढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, थिकनेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा है कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोडर्म बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है वेस्कुलर कैम्बियम। अब जब वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं आप, तो आप अगर किसी भी स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का आप टीएस काटो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंटरफेसिकुलर भी होता है, ये इंटरफेसिकुलर, और कुछ वेस्कुलर बंडल के बीच में भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो है, ये देखो लेटरली पोजीशन है, इसकी पोजीशन लेटरल पोजीशन है। अगर हम एंडोडर्मिस की बात करें तो ये भी लेटरल पोजीशन ही है। तो यहाँ पे हमें दो तरह के यहाँ पे टिश्यू मिल रहे हैं, एक तो इंटरफेसिकुलर और एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं वो प्राइमरी हैं और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है 100% सेकेंडरी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइमरी, तो वेस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम बोल सकते हैं, और दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं, लेकिन 100% सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो नॉट 100% सेकेंडरी पॉइंट यहाँ पे है। पोजीशन की बात करें तो इनकी जो पोजीशन होती है वो लेटरल पोजीशन होती है, नेचर कैसा होता है? सेकेंडरी नेचर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अगर हम बात करें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की तो ये कहाँ मिलेंगे? इनसाइड वेस्कुलर बंडल। ये सब फिगर में हम देख चुके हैं, हम उसी को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनसाइड द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा। इंटरफेसिकुलर की बात करें, इंट्रा तो हमने देख लिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें तो आपने देखा होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो होंगे, जिसको फेलोजन नाम दे रहे हैं, डाइकॉट में पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म स्टेम में पाए जाते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो हमने अभी शुरू में देखा था उसको कंप्लीट कर लिया है, कुछ टॉपिक को, और एक सीरीज़ है ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको वीडियो लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और आप भी स्टेप वाइज वीडियो में, क्योंकि एक पूरा वीडियो, एक पूरी सीरीज़ काफ़ी लंबी हो जाती तो हमने स्टेप वाइज को पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारे लिए भी कन्वीनियंट है और आपके लिए भी आसान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे।